नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अध्याय 12 की क्लास हम कर रहे थे। आज की क्लास की शुरुआत हम धारा 244 से करेंगे। धारा 244 में पटरियों आदि को हटाने के बारे में बताया गया है। पटरी का अर्थ क्या होगा उसे हम इस धारा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस धारा में पहला पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका या अन्य प्राधिकृत अधिकारी की सम्मति के बिना किसी सार्वजनिक मार्ग की पटरी, इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा पेवमेंट, अर्थात पत्थर या ईंट का फर्श, गटर, बरसाती पानी की नाली, खंबे, नल स्तंभ, ब्रैकेट, दिशा सूचक स्तंभ, जल पाइप और अन्य नगरपालिका की संपत्ति को हटाता है, उखाड़ता है, नुकसान पहुंचाता है या हस्तक्षेप करता है तो नगरपालिका 2000 रुपये से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है और नगरपालिका की वास्तविक क्षति की रकम और 10% प्रशासनिक प्रभार करने का दायी होगा। अब इस पॉइंट के अर्थ को समझने का प्रयास करें तो यहाँ बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि नगरपालिका की परमिशन के बिना या किसी प्राधिकृत अधिकारी की परमिशन के बिना नगरपालिका की कोई संपत्ति, हो सकता है वह खंबे हो या मार्ग की पटरी हो या बरसात के पानी की नाली हो, नल स्तंभ हो, दिशा सूचक स्तंभ हो या जल के पाइप हो, या हो सकता है नगरपालिका की कोई अन्य संपत्ति हो, यदि व्यक्ति नगरपालिका की परमिशन के बिना उस संपत्ति को हटाता है, उसको उखाड़ता है, उसको नुकसान पहुंचाता है तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका उस व्यक्ति पर मिनिमम 2000 रुपये और अधिकतम 5000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। और आगे इस धारा में यह भी दिया गया है कि नगरपालिका जो नुकसान हुआ है उसकी राशि को वसूल करेगी ही, साथ में उस खर्चे का 10% प्रशासनिक प्रभार को भी वसूल करेगी और वह व्यक्ति इस खर्चे के लिए दायी होगा। तो यह 244 के पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है। दूसरा पॉइंट है, यदि कोई नगरपालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो नगरपालिका नोटिस द्वारा वापस सही कराने की अपेक्षा करेगी। यदि व्यक्ति सही कराने में या पहले जैसी दशा में लाने में विफल रहता है तो 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना और पुनः सही कराने का व्यय संदत्त करना होगा। तो दूसरे पॉइंट का अर्थ हो जाएगा कि यदि किसी व्यक्ति ने नगरपालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका उस व्यक्ति को लिखित नोटिस देगी और उस नोटिस के द्वारा वह व्यक्ति से अपेक्षा करेगी कि व्यक्ति जो नुकसान किया गया है उसे सही कराए, पुनः पूर्व दशा में लेके आए। यदि व्यक्ति नोटिस जारी होने के बाद भी उसे पहली जैसी दशा में लाने में विफल रहता है तो उस व्यक्ति पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा और साथ ही साथ जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई भी नगरपालिका करेगी। उम्मीद करता हूं दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगली धारा है धारा 245, जिसमें सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा के बारे में बताया गया है। इस धारा में पहला पॉइंट है, कोई व्यक्ति ऐसी भूमि पर जो निजी नहीं है तथा नगरपालिका में निहित हो भी सकती है या नहीं पर अतिक्रमण करता है, सार्वजनिक मार्ग की नालियों के ऊपर बनाई सीढ़ियों के अलावा तो 3 माह से 3 वर्ष तक का सादा कारावास और 30,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना, परंतु न्यायालय के निर्णय में उल्लेख पर्याप्त कारण से 3 माह से कम का कारावास भी हो सकता है। अब इस पहले पॉइंट को आप समझने का प्रयास कीजिए। पहले पॉइंट में बताया गया है कि कोई व्यक्ति ऐसी भूमि पर अतिक्रमण करता है जो निजी नहीं होनी चाहिए, अर्थात किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व तो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह बताई गई है कि हो सकता है जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वो नगरपालिका में निहित हो भी सकती है या नहीं, तो दोनों ही स्थितियों में अतिक्रमण माना जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला यह है कि सार्वजनिक मार्ग की जो नालियां होती हैं उनके ऊपर यदि सीढ़ियां बनाई गई हैं किसी व्यक्ति के द्वारा तो उसे अतिक्रमण नहीं माना जाएगा। तो इसके अलावा जो भी भूमि पर वह अतिक्रमण करता है उसके लिए 3 माह से 3 वर्ष तक का सादा कारावास और 30,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। और आगे इस धारा में यह भी दिया है कि यदि केस आपका न्यायालय में जाता है और न्यायालय निर्णय में यह उल्लेखित करता है कि कारावास 3 माह से कम का हो तो पर्याप्त कारण होने पर कारावास को 3 माह से कम भी किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है इस धारा का, यदि कोई नगरपालिका की पूर्व अनुज्ञा के बिना अतिक्रमण करता है तो दोष सिद्धि पर 1 माह तक का सादा कारावास
या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। पिछली धारा में भी हमने देखा था कि दोनों पॉइंट लगभग लगभग समान थे। पहले पॉइंट में बात यह की गई थी पिछली धारा में कि नगर पालिका की सम्मति के बिना, अर्थात नगर पालिका या प्राधिकारी की परमिशन के बिना, और दूसरी पॉइंट में यह बात की गई थी पिछली धारा में कि यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका की संपत्ति को सीधे नुकसान पहुंचाता है। उसी प्रकार इस धारा में भी पहले पॉइंट में बात की गई है कि कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है, और दूसरे पॉइंट में बात की गई है कि पूर्व अनुज्ञा के बिना अतिक्रमण करता है। दोनों ही स्थितियां अलग अलग हैं। तो जब पूर्व अनुज्ञा के बिना व्यक्ति अतिक्रमण करता है तो उस स्थिति में 1 माह तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट है, नगर पालिका या प्राधिकृत अधिकारी को अतिक्रमण हटाने की शक्ति होगी, और हटाने के ऊपर जो भी खर्चा आएगा वह अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति वहन करेगा। धारा 245 में अगला पॉइंट है, कोई व्यक्ति जो इस कार्य के लिए प्राधिकृत न होते हुए भी किसी भूमि या स्थान से मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री को हटाता है तो दोष सिद्धि पर 2 माह से 6 माह तक का कारावास या 30,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस पॉइंट का अर्थ अगर हम देखें तो इस पॉइंट का अर्थ हो जाएगा कि कोई व्यक्ति है जिसे अधिकार प्राप्त नहीं है, फिर भी वह किसी भूमि या स्थान से रेत, मिट्टी या अन्य सामग्री को हटाता है, तो ऐसी स्थिति में 2 से 6 माह तक का कारावास और 30,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, इस धारा में निर्दिष्ट भूमि के संबंध में की गई कार्यवाही के अतिरिक्त यदि भूमि पर औजार, यान या अन्य संपत्ति मिलती है तो उसे कुर्क करने की शक्ति नगर पालिका या प्राधिकृत अधिकारी के पास होगी। अब इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिए। 5वें पॉइंट में यह बताया गया है कि इस धारा में जो निर्दिष्ट भूमि है, अर्थात वह भूमि जो नगर पालिका में निहित हो भी सकती है या नहीं भी, और जो निजी ना हो, जिन पर व्यक्ति अतिक्रमण कर सकता है, तो ऐसी भूमि पर या ऐसी भूमि के संबंध में यदि नगर पालिका कोई कार्यवाही कर रही है और उस कार्यवाही के दौरान वह पाती है कि उस भूमि पर किसी प्रकार के औजार, यान या अन्य संपत्ति पाई जाती है, तो नगर पालिका को या प्राधिकृत अधिकारी को उस संपत्ति को, यान को, औजार को इत्यादि को भी जब्त करने की शक्ति होगी। वह उसका अभिग्रहण कर सकते हैं और उनको कुर्क कर सकते हैं। तो यह पॉइंट नंबर 5 आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट इसी से संबंधित है, 6वां पॉइंट, यदि प्राधिकृत अधिकारी कोई संपत्ति अभिग्रहित या कुर्क करता है तो नगर पालिका को तत्काल रिपोर्ट देगा। तो इस पॉइंट का अर्थ भी यही हो जाएगा कि 5 के दौरान जो पॉइंट संख्या 5 है जिसमें कार्रवाई की गई है और उस प्राधिकृत अधिकारी को कोई यान, औजार या कोई संपत्ति में कुर्क करता है तो उसकी रिपोर्ट तत्काल नगर पालिका को देगा। अगला पॉइंट है, नगर पालिका अभिग्रहित संपत्ति की समुचित अभिरक्षा का आदेश देगी, और यदि संपत्ति क्षयशील है तो विक्रय या व्ययनित का आदेश देगी। तो जो संपत्ति जब्त की गई है, यदि उसकी अधिहरण की कार्यवाही में टाइम लगता है तो नगर पालिका उस संपत्ति की समुचित अभिरक्षा अर्थात उसकी सुरक्षा के लिए आदेश देगी। और जो संपत्ति जब्त की गई है या कुर्क की गई है, यदि वो क्षयशील है अर्थात उसका क्षरण हो रहा है, वो नष्ट हो रही है, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका उस संपत्ति को बेचने या उसको डिस्पोज करने का आदेश भी दे सकती है। और 8वां पॉइंट है, यदि विक्रय किया जाता है तो नगर पालिका विक्रय और अन्य खर्चे काटकर स्वामी को भुगतान करेगी यदि अधिहरण अर्थात जब्ती का आदेश पारित ना किया हो। तो इस पॉइंट का अर्थ हो जाएगा कि जो संपत्ति जब्त की गई है यदि उसका विक्रय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका विक्रय के बाद जो राशि प्राप्त होगी उस राशि में से नगर पालिका का जो भी खर्चा हुआ है और अन्य खर्चे उन सभी को काटकर जो व्यक्ति उस वस्तु का या संपत्ति का स्वामी है उसे भुगतान कर देगी। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि नगर पालिका के द्वारा अधिहरण का आदेश पारित ना किया गया हो। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि यदि नगर पालिका विक्रय के द्वारा जो राशि प्राप्त होती है उसको जब्त करना चाहती है तो वह कर सकती है। यदि जब्त का आदेश नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो राशि प्राप्त हुई है वस्तु को बेचकर उसमें से वह अपने खर्चे काट लेगी और शेष बची हुई राशि को उस व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी है उसको सौंप देगी। तो यह पॉइंट नंबर 8 के अंदर दिया गया है।
अभी इस धारा में कुछ पॉइंट और बाकी हैं जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसी धारा में अगला पॉइंट है, जो संपत्ति अभिग्रहित या कुर्क की गई है नगरपालिका उसके अधिग्रहण का आदेश दे सकती है। तो यह आसान पॉइंट है कि जो संपत्ति कुर्क की गई है नगरपालिका के द्वारा, नगरपालिका उस संपत्ति का अधिग्रहण अर्थात जब्त भी कर सकती है। अगला पॉइंट है, संपत्ति के अधिग्रहण का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक संपत्ति के स्वामी को पहला पॉइंट का उस आधार की सूचना जिस पर अधिग्रहण प्रस्तावित है का नोटिस ना दिया जाए, दूसरा आधारों के विरुद्ध लिखित अभ्यावेदन का अवसर ना दिया जाए, और तीसरा है मामले की सुनवाई का अवसर ना दिया जाए। इस पॉइंट के अर्थ को आप इस प्रकार समझिए। इस पॉइंट में जिस बताया गया है कि जिस संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहती है नगरपालिका, तो अधिग्रहण करने से पहले नगरपालिका उस संपत्ति के स्वामी को किस आधार पर अधिग्रहण किया जा रहा है उसके संबंध में सूचना देगी, और ऐसी सूचना एक नोटिस के द्वारा दी जाएगी। और आगे दूसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि उस व्यक्ति को जिसकी संपत्ति है उसको अधिग्रहण के जो आधार हैं उसके विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा, तो उसको अपील करने का अवसर दिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि मामले की सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। तो जब तक इस प्रकार के अवसर इत्यादि नहीं दिए जाएंगे तब तक नगरपालिका संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती है। चौथा पॉइंट है, अधिग्रहण व अतिक्रमण हटाने का आदेश दंड के अधिरोपण को समाप्त नहीं करेगा जो इस धारा के अधीन दायी है। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि यदि इस धारा के अधीन किसी संपत्ति का अधिग्रहण हो रहा है और अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया जा रहा है, तो ये दोनों होने पर किसी भी प्रकार से यदि उस व्यक्ति को दंड का भागी है तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। अर्थात अगर आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं इसका अर्थ कि इस धारा के अधीन यदि किसी व्यक्ति को कारावास की सजा होती है और उस व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण भी होता है और अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया जाता है, तो अधिग्रहण और अतिक्रमण हटाने का आदेश उसके कारावास को कम नहीं करेगा और ना ही समाप्त करेगा। अर्थात अधिग्रहण भी हो सकता है, अतिक्रमण भी हटाया जाएगा और उसको जो सजा प्रस्तावित की गई है जो इस धारा के अधीन है वह सजा भी उसको मिलेगी। अगला पॉइंट है, उपधारा 7(9) के आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश की तारीख से 1 माह के भीतर उसके विरुद्ध उस जिले के जिला न्यायाधीश को अपील कर सकेगा जहां संपत्ति कुर्क हुई है। तो इस धारा का अर्थ हो जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति आदेश से व्यथित है तो वह आदेश प्राप्त होने की तारीख से 1 माह के भीतर जिस जिले में उसकी संपत्ति कुर्क हुई है उस जिले के जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकता है। तो यह इस पॉइंट के अंतर्गत दिया गया है। अभी कुछ पॉइंट और शेष हैं इस धारा में जिन्हें हम अभी अध्ययन करेंगे। अगला पॉइंट है, यदि किसी संपत्ति का अधिग्रहण लंबित हो तो कुर्क की गई संपत्ति के पजेशन, डिलीवरी, डिस्पोजल, रिलीज और डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में आदेश नगरपालिका या जिला न्यायाधीश देगा। तो इस पॉइंट का अर्थ यही हो जाएगा कि जो संपत्ति कुर्क की गई है और उसका अधिग्रहण की कार्यवाही लंबित है या प्रक्रिया चल रही है, तो उस वस्तु या उस संपत्ति से संबंधित पजेशन, डिलीवरी, डिस्पोजल और रिलीज के संबंध में यदि कोई आदेश है तो या तो उस आदेश को नगरपालिका देगी या फिर जिला न्यायाधीश देगा। अगला पॉइंट है, अभियोजित व्यक्ति पर यह साबित करने का भार होगा कि अपराध उसने नहीं किया है। यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन अभियोजित किया जाता है तो उस व्यक्ति को स्वयं ही यह साबित करना होगा कि यह अपराध उसने नहीं किया है। अगला पॉइंट है, नगरपालिका सार्वजनिक मार्ग पर त्योहारों और समारोह के अवसर पर अस्थायी अधिभोग करने व अस्थायी निर्माण करने अधिकतम 7 दिन के लिए और ईंधन इकट्ठा करने की अनुमति दे सकेगी। इस धारा का अर्थ भी यही हो जाएगा कि कोई भी यदि त्योहार या समारोह है तो नगरपालिका उसके संबंध में सार्वजनिक मार्ग के अस्थायी रूप से अधिभोग करने और सार्वजनिक मार्ग पर अस्थायी रूप से निर्माण करने के लिए परमिशन दे सकती है, और ऐसी परमिशन 7 दिन के लिए दी जाएगी। अगला पॉइंट है, सम्यक रूप से प्राधिकृत बहिर्गत भाग धारा 236 के तहत के लिए ऐसी अनुमति लागू नहीं होगी। इस पॉइंट का अर्थ ये हो जाएगा कि धारा 236 में हमने पढ़ा था कि कोई व्यक्ति नगरपालिका से परमिशन लेकर भवन के बहिर्गत भाग का निर्माण कर सकता है,
बहिर्गत भाग में हमने पढ़ा था कि बालकनी इत्यादि का निर्माण कर सकता है। तो जो बहिर्गत भाग नगरपालिका की परमिशन से बने हैं उस भाग के लिए इस प्रकार की परमिशन नहीं दी जाएगी। अर्थात जो उपधारा 16 में व्याख्या की गई है कि सार्वजनिक त्योहार और मेले पर अस्थायी अधिभोग की, तो इस प्रकार की परमिशन नगरपालिका बहिर्गत भाग के लिए नहीं देगी। अगला पॉइंट है, अतिक्रमण हटाने वाला कर्मचारी स्वयं अतिक्रमण करता है या अतिक्रमण में दूसरों की सहायता करता है या कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो 2 सिद्धि पर 3 माह से 3 वर्ष तक का कारावास या 30,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह पॉइंट भी आसान है। यदि कोई कर्मचारी है जिसका कार्य अतिक्रमण हटाना, बाधा हटाना है, तो वह कर्मचारी यदि खुद अतिक्रमण करता है या अतिक्रमण कराने में दूसरों की सहायता करता है या फिर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, तो ऐसी स्थिति में 2 सिद्धि पर उस कर्मचारी पर 30,000 रुपये तक का जुर्माना या 3 माह से 3 वर्ष तक की सजा या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस पॉइंट के संबंध में एक पॉइंट आप और याद रखिए, जैसे हम अभी आगे लिख भी लेंगे कि नगरपालिका की पूर्व मंजूरी के सिवाय कोई भी न्यायालय इस प्रकार के कर्मचारी पर कोई भी दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। तो यह पॉइंट आप याद रखिएगा। आगे पिछले पॉइंट से संबंधित, परंतु कोई भी न्यायालय नगरपालिका की पूर्व मंजूरी के सिवाय ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध उपधारा के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। तो यहाँ यही बताया गया है कि कोई भी न्यायालय यदि कोई कर्मचारी इस प्रकार का कार्य करता है तो उसके विरुद्ध यदि दंडनीय अपराध का संज्ञान लेगा तो उससे पूर्व नगरपालिका की मंजूरी आवश्यक है। अगला पॉइंट है इस धारा में, इस धारा के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण पुलिस उप अधीक्षक की रैंक से नीचे के किसी अधिकारी के द्वारा नहीं किया जाएगा। ऐसा अन्वेषण नगरपालिका की ओर से मुख्य नगरपालिका अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल करने की तारीख के 3 माह के भीतर पूरा किया जाएगा। रिपोर्ट न्यायालय में फाइल की जाएगी। अब इस पॉइंट का अर्थ समझें तो इस पॉइंट में बताया गया है कि इस धारा के अधीन जो भी अपराध हैं उनका अन्वेषण यदि कोई करेगा तो वह पुलिस उप अधीक्षक रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। अर्थात पुलिस उप अधीक्षक या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी इस प्रकार के अपराध का अन्वेषण कर सकता है। और आगे बताया गया है कि अन्वेषण के लिए नगरपालिका की ओर से मुख्य नगरपालिका अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल करता है। अर्थात वह अन्वेषण के संबंध में जब पहली सूचना रिपोर्ट फाइल करेगा तो उसके 3 माह के भीतर ऐसा अन्वेषण का कार्य पूरा किया जाना चाहिए और जो रिपोर्ट होगी वह न्यायालय में फाइल की जाएगी। इसके बाद अगला और अंतिम पॉइंट है इस धारा का कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी या नगरपालिका की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना संभावित हो तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही दाखिल करे। आशंका का युक्तियुक्त समाधान होने पर मजिस्ट्रेट अधिकतम 1 वर्ष के लिए प्रतिभूओं अर्थात सियोरिटीज, और इसका एक अर्थ हो जाएगा जमानत सहित या रहित बंद पत्र अर्थात बॉन्ड निष्पादित किए जाने की अपेक्षा करने में सक्षम होगा। इस पॉइंट का अर्थ आप इस प्रकार समझिए कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी को यदि आशंका होती है कि कोई व्यक्ति सरकारी जमीन का या फिर नगरपालिका की भूमि का अतिक्रमण कर सकता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी इसके संबंध में कार्यवाही मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल करेंगे और मजिस्ट्रेट इसके संबंध में जो कार्यवाही दाखिल की गई है उसके संबंध में विचार करेंगे या जांच भी कर सकते हैं। और जब उनको यह समाधान हो जाए कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा जो आशंका की जा रही है वह सही है तो फिर मजिस्ट्रेट अधिकतम 1 वर्ष के लिए प्रतिभूओं अर्थात जमानत सहित या रहित बॉन्ड पत्र निष्पादित करवा सकते हैं ऐसे व्यक्ति से। आप इसको इस प्रकार समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी भूमि पर अतिक्रमण करना चाह रहा है, ऐसा संभावित है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही दाखिल कर देगा और मजिस्ट्रेट को भी जब ज्ञात हो कि यह सही है तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से जो अतिक्रमण करना चाह रहा है उस व्यक्ति से अधिकतम 1 वर्ष के लिए जमानत सहित या रहित अर्थात जमानत के तौर पर वो कुछ राशि उससे जमा करवा सकते हैं और एक बंद पत्र निष्पादित करवाएंगे अर्थात बॉन्ड भरवाएंगे कि वह किसी भी प्रकार से उस जमीन का अतिक्रमण नहीं करेगा।
तो यह इस पॉइंट का अर्थ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह धारा हमने पॉइंट बाई पॉइंट समझने का प्रयास किया तो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।